हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव राय एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सब स्टेशन का लेक्चर 2, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सम इक्विपमेंट्स ऑफ सब स्टेशन। ओके, तो सब स्टेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं और उनका अलग अलग यूज है। जस्ट लाइक दैट, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे बस बार के बारे में, देन इंसुलेटर्स के बारे में जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद आइसोलेटर के बारे में, प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर एंड उसका कूलिंग सिस्टम क्या है, कैसे उसको कूल किया जाता है, वेव ट्रैप क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ सब स्टेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं बस बार के बारे में। बस बार क्या है? ठीक, बस का काम क्या होता है? जनरली एक बस का काम क्या होता है? एक जगह से ट्रांसपोर्ट को या किसी एक व्हीकल है बस। जनरली जो हम सुनते हैं बस के बारे में, बस क्या है? एक जगह से एक सामान को उठा के दूसरी जगह प्लेस करती है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल में बात की जाए, बस बार्स, तो ये एक बार है जिसमें करंट फ्लो करती है, बस और कुछ नहीं। when a number of lines operating at the same voltage have directly connected electrically, bus bar are used as the common electrical component. Bus bar are copper और aluminium bars. क्या है? एल्यूमिनियम का बार है। जस्ट लाइक दैट कि एक ऐसे करके एक बार है, ठीक, ये कॉपर का बना होगा या एल्यूमिनियम का बना होगा, बस इतना याद रखना है। ठीक, और ये हमेशा ये ध्यान पे रखना है कि ये रेक्टेंगुलर कैसा है? रेक्टेंगुलर एक्स सेक्शन है, रेक्टेंगुलर है और एक्स सेक्शन है। ऑपरेट करता है एकदम कांस्टेंट वोल्टेज पे, इसका वोल्टेज वैरी नहीं करना चाहिए। ठीक, इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइन इन अ सब स्टेशन आर कनेक्टेड टू द बस बार। तो इनकमिंग लाइन जो सब स्टेशन में आ रही है या आउटगोइंग लाइन जो सब स्टेशन से जा रही है, वो किससे कनेक्टेड होती है? बस बार से कनेक्टेड होती है। ठीक, तो जो बस बार सिस्टम है या बस बार अरेंजमेंट है, उसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला है सिंगल बस बार अरेंजमेंट, दूसरा है सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्शनलाइजेशन। क्या? सेक्शनलाइजेशन। लास्ट है मेन एंड ट्रांसफर बस बार अरेंजमेंट। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल बस बार सिस्टम। क्या? सिंगल बस बार सिस्टम। अब देखिए, सबसे पहले जो भी होता है मेरा कहाँ पे, पावर सिस्टम में या सब स्टेशन में, वहाँ पे क्या क्या होता है? तो सब स्टेशन में जनरली एक लाइन आती है। मान लीजिए अगर सिंगल बस बार सिस्टम की बात करते हैं तो 11 kV की लाइन आई, वो ट्रांसफार्मर में एंटर की, फिर वहाँ से बना कितना? 400 वोल्ट और वो बाहर निकल गया। यही तो होता है ना, 11 kV हम उस सब स्टेशन को दे रहे हैं और 400 वोल्ट वो निकाल के हमको बाहर आउटगोइंग दे रहा है। तो वहां पे इन सब का सिस्टम कैसे होता है? तो क्या बोला गया है कि जो भी बस बार होता है उससे मेरी इनकमिंग लाइन भी कनेक्ट होगी और आउटगोइंग लाइन भी कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ये वाले सिस्टम में, तो इस सिस्टम में ध्यान से देखिए, ये 11 kV की लाइन आ रही है, इनकमिंग लाइन है। ठीक, वहां पे सबसे पहले एक पीटी लगाया गया है। क्या लगाया गया है? जो भी लाइन आएगी उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एक पीटी लगाएंगे। क्या? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि वहां हमको बताएगा कि उस पोटेंशियल वहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक, कैसा देखने में होता है ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं कि पीटी कैसा होता है ना। पीटी का काम है कि वोल्टेज मेजर करना। अब वहां पे जाके आप मल्टीमीटर से या खुद से जाके तो मेजरमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होता है और वहां शॉक के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक, तो वहां पे एक पीटी लगाया जाता है जो कि वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक, आपके डिस्प्ले में दिखाएगा कि भाई कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक, तो वो काम किसका है? यहाँ पे ये पीटी का है। जैसे इनकमिंग लाइन घुसेगी वहां पे एक पीटी लगाएंगे। उसके बाद एक आइसोलेटर लगाया गया है यहाँ पे। ठीक, क्या है ये? आइसोलेटर है। उसके बाद एक सीटी लगाया गया है। वोल्टेज तो मेजर कर लिया हमने, अब हमको मेजर करना है क्या? करंट। तो यहाँ देखिए वो क्या लगा है? सीटी लगा हुआ है। सीटी के बाद एक लगा हुआ है, क्या इसको बोलते हैं? क्या? ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं? ऑयल सर्किट ब्रेकर। सीटी के बाद एक क्या लगा है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक, उसके बाद एक आइसोलेटर, मतलब जो भी मेरा सर्किट ब्रेकर है उसके दोनों तरफ एक एक आइसोलेटर लगाना है। मान लीजिए कि हमको इस सर्किट ब्रेकर में कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, ये वाले सर्किट ब्रेकर में
कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सर्किट ब्रेकर में प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे? दोनों आइसोलेटर को हम क्या कर देंगे भाई, सॉरी, दोनों आइसोलेटर्स को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। जैसे अभी ये ऑफ कंडीशन में है, ऑन नहीं है। ऑन करने के लिए ये दोनों को ऐसे करना होगा, ठीक। अब मान लीजिए सर्किट ब्रेकर में प्रॉब्लम आ गया तो दोनों को हम क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, घुमा दिए ऐसे करके, है ना। तो ये लाइन से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए। अब सर्किट ब्रेकर के मेंटेनेंस हम कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे ये इनकमिंग लाइन यहाँ पे एंटर की, ठीक, इनकमिंग लाइन जो एंटर कर रही है यहाँ पे, इस इनकमिंग लाइन में एक आइसोलेटर, सबसे पहले पीटी, फिर सीटी, फिर क्या, सर्किट ब्रेकर। ध्यान से देखिए, सर्किट ब्रेकर के बाद एक और आइसोलेटर, और इसके बाद जो है वो यूज किया जाता है ये बस, ठीक। ये है क्या, मेरी एक बस बार, जिससे मेरी ये इनकमिंग लाइन आके कनेक्ट हो गई। अब इसी बस बार से, क्योंकि इस बस बार में कितना भी ये वोल्टेज आ रहा है 11 kV, अब इससे ये वाली लाइन कनेक्टेड है। यहाँ पे फिर से एक आइसोलेटर, एक सर्किट ब्रेकर, फिर क्या, यहाँ पे एक सीटी जो कि करंट को मेजर करेगा, देन एक ट्रांसफार्मर लगा है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, 11 kV को 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है ना। तो ये हो गई इनकमिंग लाइन, ये वाली, और ये हो गई आउटगोइंग लाइन। दोनों किससे कनेक्टेड है, एक बस बार से, है ना। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लाइटनिंग अरेस्टर, जो कि कोई भी लाइटनिंग से उसको बचाएगा, ओके। तो ये काम है मेरा बस बार का। अब यही सेम सिस्टम इस साइड भी दिया गया है, ठीक। यहाँ पे देखिए एक इनकमिंग लाइन आ रही है, इनकमिंग लाइन के बाद आइसोलेटर, सीटी, सारी चीजें लगी हुई हैं, फिर ये यहाँ से मूव करके फिर से आउटगोइंग में चली जा रही है, ठीक है। मतलब पावर आया, पावर यहाँ से गया जहां उसको जरूरत है, जहां हमको भेजना है। तो ये है मेरा सिंगल बस बार सिस्टम, ठीक। और ये जो चीजें लगी हुई है, जैसे ये क्या है, एक तरह का स्विच है, इसको बोलते हैं अर्थिंग स्विच। क्या बोलते हैं, अर्थिंग स्विच। अब देखिए सिंगल बस बार सिस्टम, तो सिंगल बस बार सिस्टम में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बस बार। आगे हम सर्किट ब्रेकर, अर्थिंग स्विच, आइसोलेटर सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आगे हम डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। सिंगल बस बार सिस्टम में एक सिंगल बस बार होता है, ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइन आर कनेक्टेड टू द सेम बस बार। इसमें लो इनिशियल कॉस्ट होती है, पैसे कम लगते हैं, लेस मेंटेनेंस एंड सिंपल ऑपरेशन है इसका। इसके सारे एडवांटेज यहाँ पे लिखे गए हैं। और इसको 33 kV के अबव इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो 11 kV का जो सब स्टेशन होता है वहां पे सिंगल बस बार सिस्टम यूज किया जाता है। एडवांटेज है क्या, ईच ऑफ आउटगोइंग सर्किट रिक्वायर अ सिंगल सर्किट ब्रेकर। सिर्फ एक सिंगल सर्किट ब्रेकर से काम चल सकता है, ज्यादा सर्किट ब्रेकर लगाने की जरूरत नहीं है, तो पैसा कम लगेगा, चीप है। रिलेइंग सिस्टम है, जो रिले इसमें लगता है वो बहुत ही सिंपल है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है। डिसएडवांटेज, मेंटेनेंस जो है वो सप्लाई को बंद किए बिना, मतलब हम जो अगर मान लीजिए कि कहीं हम 400 वोल्ट भेज रहे हैं, उसको बंद किए बिना हम मेंटेनेंस नहीं कर सकते, ठीक। अब आप एक भी आइसोलेटर स्विच यहां से ऑफ करोगे तो पूरी सप्लाई क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। मतलब जिसको हम पावर सप्लाई भेज रहे हैं उसको पावर जाएगा नहीं, ठीक। तब तक पावर नहीं जाएगा जब तक मेंटेनेंस पूरी नहीं हो जाती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, ठीक। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं सिंगल बस बार सिस्टम विद सेक्शनलाइजेशन। क्या, सेक्शनलाइजेशन। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक सेक्शनलाइजेशन किया गया है, सेम वही पूरा सिस्टम वही है, बस यहाँ पे चेंजेस क्या है ये देखने हैं। यहाँ पे ये जो लाइन डायरेक्ट कनेक्टेड थी, अब यहाँ पे अलग अलग सेक्शनलाइजेशन कर दिया गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब मान लीजिए कि एक का सिस्टम क्या हो गया, मान लो एक का इनकमिंग जो है वो क्या हो गया, खराब हो गया। मान लो इस साइड वाले का इनकमिंग क्या हो गया, खराब हो गया। तो हम चाहें तो इस साइड के जो इनकमिंग है उससे पावर यहाँ भेज सकते हैं, ठीक। ये दोनों आइसोलेटर स्विच को ऑन कर देंगे, ये पावर यहाँ भी जा सकता है, ठीक। चाहे तो कर सकते हैं ना। और मान लीजिए मेंटेनेंस करना है, ठीक। तो मेंटेनेंस करना है, मान लो इधर का मेंटेनेंस करना है तो आइसोलेटर स्विच ऑफ कर दिया, ठीक। तो हम जो चीज चाहें उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही है, इनकमिंग आ रही 11 kV, एक ही बस बार से कनेक्टेड है, उस बस बार से नीचे आया पावर, ट्रांसफार्मर में गया, ट्रांसफार्मर उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये 33/11 है जनरली। यहाँ पे वाला सिस्टम नहीं दिखाया गया, 11/400 हम पहले देखे थे। अब यहाँ पे देखना है क्या, 33/11 का सब स्टेशन है ये। तो 33 kV जा रही है,
ठीक। उसके बाद उसी बस बार से कनेक्ट होकर 33 kV 11 kV में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद सेक्शनलाइजेशन किया गया है कि अलग अलग सेक्शन को जब हमको मेंटेनेंस करना है तो यहाँ से आइसोलेटर स्विच जो है उसको हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अलग अलग सेक्शन क्या हो जाएगा, सेक्शन अलग अलग हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो जब भी अगर जो बस बार सिस्टम है उसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो उसको बोलते हैं सेक्शनलाइजेशन। तो ये सारी चीजें दी गई हैं कि अब इसका फायदा क्या है। इफ अ फॉल्ट ऑकर्स ऑन एनी सेक्शन ऑफ बस बार दैट सेक्शन कैन बी आइसोलेटेड विदाउट अफेक्टिंग द सप्लाई। पिछले वाले सिस्टम में क्या करना पड़ता था कि अगर हमको मेंटेनेंस करनी है तो पूरी सप्लाई मेरी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे सप्लाई अफेक्टेड नहीं होगी अगर हमको मेंटेनेंस करना है, किसी को सर्विस देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये अरेंजमेंट जो है वो 33 kV पे यूज किया जाता है। ठीक, एडवांटेज क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये सिंगल बस बार सिस्टम की तरह ही है। द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बस बार ओनली 1/2 ऑफ बस बार इज रिक्वायर्ड टू बी डी एनर्जाइज्ड। द रिलेइंग सिस्टम इज सिंपल, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। ठीक, अब अगर कोई फॉल्ट आता है, डिसएडवांटेज क्या है, इन केस ऑफ एनी फॉल्ट द बस बार 1/2 ऑफ सेक्शन विल बी स्विच्ड ऑफ। एक हाफ सेक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, तो एक हाफ ऑफ रहेगा, एक हाफ ऑन रहेगा। तो यहाँ पे भी वही है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई इंटरप्शन पॉसिबल नहीं है मेंटेनेंस करना, तो पूरी सप्लाई यहाँ पे एक हाफ की क्या करनी पड़ रही है, ऑफ करनी पड़ रही है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं सिंगल बस बार सिस्टम विद सेक्शनलाइजेशन। अब देखते हैं मेन एंड ट्रांसफर बस बार सिस्टम। क्या मेन एंड ट्रांसफर बस बार सिस्टम, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उन दोनों से, है ना। तो मेन एंड ट्रांसफर बस बार क्या है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब ये है मेरा क्या, इनकमिंग, और इधर से हम क्या कर रहे हैं, आउटगोइंग। मतलब इनकमिंग ये जो सिस्टम है ये आपका 66/11 kV का सिस्टम। अब मान लो कि हमने, ध्यान से देखिए, यहाँ से पावर क्या किया, दे रहे हैं। ठीक, तो ये मेरा अर्थिंग स्विच हो गया, ये आइसोलेटर हो गया, मतलब इसको ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद एक ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, देन एक सीटी हो गया। ठीक, फिर ये पावर देखो सीधा जा रहा है, इस लाइन से कनेक्ट हो रहा है, फिर इस स्विच को ऑन कर देंगे, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस बस बार, ये जो मेन बस बार है उससे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 तरह की बस बार होती है, एक होती है मेन बस बार और एक होता है क्या, ट्रांसफर बस बार। ठीक, 2 तरह की बस बार है, मेन बस बार और ट्रांसफर बस बार। दोनों बस बार में एक एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाए गए हैं कि कहीं भी लाइटनिंग हो तो प्रॉब्लम ना हो। तो एक सीटी का काम वही है, क्या करना, करंट को मेजर करना। पीटी का काम क्या है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को मेजर करना। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ध्यान से देखिए, ऊपर वाला क्या है, मेन बस बार, नीचे वाला क्या है, ट्रांसफर बस बार। अब मेन बस बार में कहीं प्रॉब्लम आ गई, मान लो हम मेन बस बार नहीं चला पा रहे, ये हो गई इनकमिंग, ये पावर ऊपर गई। अभी सब भूल जाओ कि यहाँ पे कोई भी आइसोलेटर स्विच लगा, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। मान लो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे कनेक्ट होके मेन से कनेक्ट हो जा रहा है यहाँ से, है ना, यही है। ये मेन से कनेक्ट हुआ, मेन से कनेक्ट होने के बाद ये फिर यहाँ कनेक्ट हो रहा है और यहाँ सप्लाई अपनी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, इस बस बार से कनेक्ट होके ये यहाँ नीचे में सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तो अगर मान लो मेन बस बार में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई फॉल्ट आ गया, तो हम ट्रांसफर बस बार के जरिए पावर को सेंड कर सकते हैं। तो ट्रांसफर बस बार के जरिए अगर पावर को सेंड करना होगा तो क्या होगा, ये पावर ऐसे गया, फिर इसके थ्रू क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ये स्विच हमने ऑन कर लिया, अब इसमें पावर आ गई, है ना। तो जब इसमें पावर आई तो फिर यहाँ से पावर हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक, इस वाली लाइन में पावर आ गई, तो अब जब इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो फिर यहाँ वाला स्विच ऑन करेंगे ये वाला, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यही है कि अगर मेन बस बार में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम ट्रांसफर बस बार के जरिए पावर को सेंड कर सकते हैं। ठीक, तो मेन एंड ट्रांसफर बस बार सिस्टम जो है वो 2 बस बार को कंसिस्ट करता है, मेन बस बार और ट्रांसफर बस बार। ठीक, ईच बस बार हैज द कैपेसिटी टू टेक अप द इंटायर सबस्टेशन लोड। ठीक, और यहाँ पे बस कपलर यूज किए जाते हैं। तो ये जो भी है, ये जो स्विचेस हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं क्या, बस कपलर या आइसोलेटर स्विच भी बोल सकते हो, या ये है क्या मेरा बस कपलर। बस को क्या करता है, कपल करता है। ठीक, तो इसका फायदा यही है कि अगर कहीं मेंटेनेंस करनी है तो हमको पूरी सप्लाई इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लो मेन बस बार में मेंटेनेंस करनी है तो हम मेन बस बार से पावर को हटा के ट्रांसफर बस बार में दे दिए, ट्रांसफर बस बार अब सब जगह सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो
इसका फायदा यही है कि इट एंश्योर द सप्लाई इन केस ऑफ बस फॉल्ट। ठीक, अगर कोई बस में फॉल्ट आ गई तो ये सप्लाई को एंश्योर करेगा, सप्लाई कभी कट होने नहीं देगा। तो यहाँ पे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे गए हैं, आप उसको नोट डाउन करें। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंसुलेटर का काम क्या है ना। तो बहुत सारे इंसुलेटर्स हैं हमारे पास। पिन टाइप इंसुलेटर है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, स्ट्रेन इंसुलेटर है, स्टे इंसुलेटर है, शैकल इंसुलेटर है। ये सब इसलिए डिस्कशन किए जा रहे हैं क्योंकि सब स्टेशन में इन सब की जरूरत पड़ती है, सब स्टेशन में इन सबको लगाया जाता है। ठीक है, तो पिन टाइप इंसुलेटर 33 kV तक यूज होता है। ये मेरा क्या है, ये पिन टाइप इंसुलेटर है। ये क्या है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है ना। तो किसका कहाँ क्या कैसे यूज है, ये देखो सस्पेंशन को बहुत सारे अलग अलग सस्पेंशन इंसुलेटर को एक साथ जोड़ के यहाँ पे बनाया गया है, एक सस्पेंशन की स्ट्रिंग बनाई गई है। ठीक, तो उसी तरह अगर 33 kV है तो यहाँ ये टेबल देख सकते हो कि अगर 33 kV है तो कितना डिस्क लगेगा, है ना, 3 डिस्क लगेगा। अगर उसी तरह आपका 66 है तो 5 लगेगा। नंबर ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर है तो 4 लगेगा। और अगर यही स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है, सस्पेंशन और स्ट्रेन ये हम दोनों जानते हैं। सस्पेंशन क्या है, हॉरिजॉन्टल, और स्ट्रेन हो गया ये वाला, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन इंसुलेटर। तो वही दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाया गया है इस टेबल में कि अगर सस्पेंशन इंसुलेटर है तो कितना लगेगा, 33 kV है तो दोनों में 3-3। अगर सस्पेंशन है तो एक में 5 एक में 4, 132 kV है तो एक में 9 एक में 8, 220 kV है तो एक में 15 एक में 14, ऐसे करके लगता है। तो ये जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं इंसुलेटर्स, है ना, कि पोल से मेरा जो कंडक्टर है वो कनेक्टेड ना हो जाए जनरली। ठीक, तो ये है स्टे इंसुलेटर, मतलब उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पोल से कनेक्ट ना होने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण हम इंसुलेटर लगाते हैं। इंसुलेटर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि आप रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पे आप एक एक देख सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइसोलेटिंग स्विचेस। तो आइसोलेटिंग स्विचेस जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि जब भी पावर लाइन आएगी तो वहाँ पे एक आइसोलेटर स्विच लगाया जाएगा। जैसे कि ये है, ये क्या है, मेरा आइसोलेटर स्विच है। यहाँ पे लाइन आ रही है, उसके साथ एक आइसोलेटर स्विच लगाया गया। अब मान लीजिए कि आगे कहीं फॉल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो यहीं से हम लाइन को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ये काम है किसका, आइसोलेटर स्विच का। जैसे लाइन आएगी वहाँ पे हम एक आइसोलेटर स्विच लगाएंगे। जैसे घरों में फ्यूज लगा होता है, फ्यूज निकाल दे तो पूरे घर की सप्लाई ऑफ हो जाती है। अब मान लीजिए किसी चीज़ में कोई खराबी आ गई, कोई मेरा बोर्ड खराब हो गया, है ना, जहाँ पे आग लग गई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाके फ्यूज निकाल देते हैं। तो फ्यूज निकालते हैं तो पूरे घर की सप्लाई बंद हो जाती है। तो वही काम है क्या इसका, आइसोलेटर स्विच का। तो आइसोलेटर स्विच देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, ये मान लीजिए इधर से सप्लाई आ रही है, इधर से सप्लाई जा रही है, तो ये क्या करता है, मूव कर सकता है। ये जो पॉइंट है ये पूरा, ये दोनों साइड मूव कर सकता है। ठीक, इधर भी और इधर भी। तो ये बीच से ऐसे मूव किया, ठीक, रोटेशन में, और ये वाले लाइन को इस लाइन से जाके क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये एक बार है जो कि इस साइड और इस साइड मूव कर सकता है। तो दोनों साइड मूव करके इनकमिंग को आउटगोइंग से क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। तो ये है क्या, मेरा एक तरह का आइसोलेटर स्विच है जो कि लाइन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो आइसोलेटर स्विच में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो डबल ब्रेक आइसोलेटर होता है, सिंगल ब्रेक आइसोलेटर होता है, पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। ये है मेरा क्या, पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। तो पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर कैसा होता है, आपने ट्रेन के ऊपर देखा होगा, जो इंजन होते हैं, इंजन के ऊपर एक पेंटोग्राफ टाइप कलेक्टर लगा होता है जो कि ऊपर जाके क्या करता है, ऊपर से लाइन जा रही होती है ऐसे करके, और उस लाइन से जाके क्या हो जाता है, चिपक जाता है ना। तो वही होता है मेरा क्या, पेंटोग्राफ। वो पेंटोग्राफ टाइप का मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे आइसोलेटर का काम अलग है। आइसोलेटर क्या करता है, इनकमिंग लाइन को आउटगोइंग लाइन से कनेक्ट करता है या आगे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करता है। ठीक, तो आइसोलेटर अगर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन इन पावर सिस्टम की बात की जाए तो बस साइड आइसोलेटर है, लाइन साइड आइसोलेटर है, ट्रांसफर आइसोलेटर है। ठीक है, तो ये अलग अलग आइसोलेटर्स के क्या है, टाइप है। ठीक, तो इसको आप बनाए, कोशिश करें इसको बनाने की और अच्छे से ड्रॉ आउट। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे प्रोटेक्टिव रिले के बारे में। प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है ना। तो प्रोटेक्टिव रिले, देखिए रिले का काम क्या है कि जब भी सिस्टम में फॉल्ट आ जाए, मान लीजिए सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया, कहीं से ज्यादा करंट आने लगी, ज्यादा वोल्टेज आ गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो हमको बताए। अब हम
कहीं मान लीजिए कि दो क्या हो गया, दो वायर कनेक्ट हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वहाँ पे कोई बंदा तो खड़ा नहीं रह सकता है ना, कि जो आपको आके बताएगा कि भैया फॉल्ट हो गया। जब तक वो बताएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट मेरा क्या हो चुका होगा, खराब हो चुका होगा। तो उसके लिए एक ऑटोमेटिक स्विच या ऑटोमेटिक कुछ हम ऐसा डिजाइन कर दें कि ऑटोमेटिक हमको पता चल जाए कि फॉल्ट आ गया है। तो रिले का काम क्या है कि फॉल्ट को बताना। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो रिले होता है वो लगा होता है मेरा लाइन के साथ। लाइन में अगर ज़्यादा करंट आ गई, मान लीजिए यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया, कोई बिजली गिर गई या कोई दो वायर्स कनेक्ट हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गया जिसके चलते करंट ज़्यादा आने लगी, तो ये लाइन को तुरंत बता देगा कि भाई फॉल्ट आ गया है, सिस्टम को ऑफ कर दो, है ना। तो यहाँ देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या है। ये मेरी जो लाइन है, मान लो जो वायर है उसके साथ क्या लगा होता है, एक सीटी लगा होता है। क्या लगा होता है, सीटी, जिसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। आगे हम देखते हैं कैसा दिखता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है कि लाइन में मान लो आ रही है 100 एम्पियर की करंट। अब इसको ये क्या करेगा, स्टेप डाउन करके सिस्टम को 5 एम्पियर 2 एम्पियर तक ले आएगा। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर है तो क्या करता है, पावर को या तो स्टेप अप करेगा या तो स्टेप डाउन करेगा। तो यहाँ इसने क्या किया, करंट को स्टेप डाउन कर दिया। मान लो सिस्टम में 100 एम्पियर जा रही है तो वो 2 एम्पियर लाके सिस्टम को बता देगा। सिस्टम को पता है कि उसका रेशियो कितना है ना। तो सिस्टम को अगर 2 एम्पियर आएगा तो सिस्टम को पता चलेगा कितना, कि वहां पे 100 एम्पियर आ रही है, क्योंकि सिस्टम को उसका रेशियो पता है। जो भी वहां पे करंट ट्रांसफार्मर लगा है उसका सिस्टम को रेशियो पता है। तो अब सिस्टम को पता चल गया कि वहां पे 2 एम्पियर की करंट आ रही है। तो 2 एम्पियर की करंट जैसे आएगी वो तुरंत रिले कॉइल को यहाँ पे भेज देगा। रिले का एक क्या है, मैग्नेटिक का कॉइल है, ठीक। तो इसमें आप जितना ज्यादा करंट भेजोगे उतना ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी बनेगी, है ना। तो अब मान लो कि यहाँ पे 100 की जगह 1000 एम्पियर आ गया, है ना। तो जैसे ये 1000 एम्पियर आएगा तो यहाँ पे इसको क्या शो करेगा, पहले 2 शो करा था, अब कितना आएगा, 20 एम्पियर आएगा। तो 20 एम्पियर जैसे यहाँ पे घुसा, ये जो वाली जो कॉइल थी वो क्या हो गई, और ज्यादा एनर्जाइज हो गई, है ना। अब ये जब ज्यादा एनर्जाइज हो गई तो क्या होगा, मान लो ये वाली कॉइल क्या हो गई, बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो ये तुरंत इसको क्या कर लेगा, नीचे की तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। तो ये लाइन इससे क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, है ना। ये लाइन जो अभी यहाँ पे ओपन सर्किट थी, अब यह हो गई, क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। यहाँ पे एक बैटरी लगी है, अब ये बैटरी क्या करेगी, इसको एनर्जाइज कर देगी, ठीक। ये जैसे एनर्जाइज होगा, ये है मेरा क्या, सर्किट ब्रेकर। क्या है, सर्किट ब्रेकर। ये लाइन थी मेरी जिससे करंट आगे बढ़ के जाके किसमें कनेक्ट हो रही थी, बस बार में जाके कनेक्ट हो रही थी, है ना। यहाँ पे फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आया तो सीटी को पता चला, सीटी तुरंत सिग्नल भेजा किसको, रिले कॉइल को। रिले कॉइल एनर्जाइज हुआ, एनर्जाइज होके इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर किया तो क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेकर को सिग्नल मिला। ब्रेकर की जो ट्रिप कॉइल थी वो एनर्जाइज हो गई। उसने क्या किया, उस स्विच को अपनी तरफ खींच लिया, या अपनी तरफ खींचा तो क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर यहाँ से ये लाइन को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जो भी पावर अंदर की तरफ बस बार की तरफ जा रहा था, अब वो क्या हो गया, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। तो यही काम है क्या, प्रोटेक्टिव रिले का। तो प्रोटेक्टिव रिले कुछ भी नहीं है, ये एक तरह की सर्किट है जो कि सर्किट ब्रेकर को अलार्म देती है जब भी फॉल्ट आता है, ठीक है। तो जैसे कि एक अलार्म देता है, ठीक। अलार्म से सर्किट ब्रेकर को ये पता चल जाता है कि भैया फॉल्ट आ गया है, अब हमको क्या करना है, सर्किट को ब्रेक कर देना है। जैसे घर में एक एमसीबी लगी होती है, तो एमसीबी क्या होता है, जब भी मान लो तुम्हारे सर्किट में बहुत ज्यादा करंट आ गई तो वो क्या करता है, ट्रिप कर देता है, नीचे की तरफ आ जाता है, फिर हम जाके उसको उठाते हैं, ठीक। तो वो सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिससे घर की पूरी सप्लाई कट जाती है। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है ना। तो ये है प्रोटेक्टिव रिले। नेक्स्ट बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की, ठीक। तो समझ में आ गया क्या हो रहा है, सर्किट ब्रेकर सर्किट को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो बहुत सारे सर्किट ब्रेकर्स हैं, जनरली यहाँ पे पूरा उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि सर्किट ब्रेकर क्या है। सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑटोमेटिकली सर्किट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ऑपरेट कब होगा, जब फॉल्ट वहां पे आएगा। तो अगर फॉल्ट आ गया तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करके सिस्टम को क्या कर देगा, शट डाउन कर देगा, कि आगे जो फॉल्ट करंट है या बहुत ज्यादा अमाउंट में जो करंट आ गई है सिस्टम में वो आगे बढ़ ना पाए, है ना। तो सर्किट ब्रेकर की बात करें तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक। तो
सर्किट ब्रेकर में जब भी हम यहाँ पे सर्किट ब्रेकर में हमेशा ध्यान देना है। देखो, मान लो ये इनकमिंग लाइन आई, तो सर्किट ब्रेकर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मूवेबल पार्ट और एक होता है फिक्स्ड पार्ट, है ना। क्या होता है मूवेबल पार्ट, आगे हम जब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में, तो वहाँ बहुत डीप में पढ़ना है हमको सर्किट ब्रेकर, लेकिन यहाँ पे हमको बेसिक्स पता होने चाहिए सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो एक क्या होता है मूवेबल पार्ट और एक फिक्स्ड पार्ट, ठीक। तो मूवेबल पार्ट जो होगा वो मूव करेगा और फिक्स्ड पार्ट एक पोजीशन पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक। तो जब भी मान लो करंट ज्यादा आती है तो ये मूवेबल पार्ट जो होता है वो मूव कर जाता है, इस तरफ मूव कर दिया तो फिक्स्ड पार्ट से मूवेबल पार्ट क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसके बीच में जो मीडियम होता है उसके अकॉर्डिंग सर्किट ब्रेकर को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक। अब मूवेबल पार्ट और फिक्स पार्ट के बीच में कुछ ना कुछ होगा, या तो एयर होगी, है ना। एयर की जगह हम चाहे तो वहां पे ऑयल डाल सकते हैं, चाहे तो वहां पे SF6 डाल सकते हैं। SF6 इसके पहले में डिस्कशन किए थे, किसमें, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे थे। या यहाँ पे वैक्यूम ला सकते हैं। अब होता क्या है कि जब मूवेबल पार्ट और फिक्स पार्ट एक दूसरे से अलग होते हैं तो यहाँ पे आर्क डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, आर्क। कभी देखा होगा ना कि जब फ्यूज निकालते हैं या कभी स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पे एक आर्क डेवलप होती है। आर्क मतलब चिंगारी टाइप, ठीक, जिसके चलते वहाँ पे आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस आर्क को खत्म कैसे किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो उस आर्क को खत्म करने के लिए इसके बीच का जो मीडियम है उसको हमको क्या करना होता है, चेंज कर देना होता है, ठीक है। मगर मान लो एयर है, बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया तो एयर उस आर्क को संभाल नहीं पाएगी, तो वहां पे हम डाल देंगे, ऑयल डाल देंगे, चाहेंगे तो कभी SF6 यूज कर लेंगे, कभी वैक्यूम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सर्किट ब्रेकर को क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर हो सकता है आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, है ना। तो ये सारे सर्किट ब्रेकर्स हैं। अब उनके अलग अलग, जैसे ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे मेरा फिक्स्ड पार्ट मूविंग पार्ट से अलग होगा, तो स्प्रिंग ऑपरेटेड भी हो सकता है, ठीक है। न्यूमेटिक सर्किट ब्रेकर हो सकता है, हाइड्रोलिक हो सकता है ना। अगर वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग बात करें तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हो सकता है, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हो सकता है, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हो सकता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू सर्विस बात करें तो आउटडोर सर्किट ब्रेकर हो सकता है, इंडोर सर्किट ब्रेकर हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए वही चीजें, इसका एक डायग्राम दिखाया गया है। ये है मेरा क्या, फिक्स कॉन्टैक्ट, और ये नीचे वाला क्या है, मूविंग कॉन्टैक्ट। तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट है वो क्या करेगा, मूव करेगा ऊपर नीचे, और फिक्स वाला अपनी पोजीशन पे रहेगा। तो लाइन मेरी कनेक्टेड है, इन दोनों से मेरी लाइन कनेक्टेड है। अभी मान लो ये दोनों अभी चिपके हुए हैं तो लाइन मेरी कनेक्टेड है। अब मूविंग पार्ट अगर अलग हो गया तो क्या हो जाएगी, लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी, है ना। तो इसके बीच में ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है इसको बोलते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो बीच में यहाँ पे क्या बना हुआ है, वैक्यूम है, मतलब कोई एयर नहीं है, ठीक। और ये वैक्यूम और ये सारी चीजें क्या है, आर्क क्वेंचिंग मीडियम है, आर्क को खत्म करने का मीडियम, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे देखो SF6 सर्किट ब्रेकर है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं जब हम स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो ये क्या है, ये नोजल्स हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये गैस एंटर कर रही है, ये SF6 है, तो इसमें थोड़ा अलग फेनोमेना है। ये मेरा क्या है, फिक्स पार्ट है ये वाला, और ये क्या है, मूविंग पार्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे से मूव करेंगे, है ना। तो ये SF6 सर्किट ब्रेकर है। इतना इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला डायग्राम भी बना लेंगे तो चल जाएगा, और इसके डिफरेंट टाइप्स आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की, ठीक। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जनरली जब हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, एक होता है CT और एक होता है PT। CT का काम क्या है, इसको बोलते हैं क्या, करंट ट्रांसफार्मर। अब मान लीजिए कि आपको जो भी लाइन है वहां पे आपको क्या, करंट को मेजर करना है। तो करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, करंट को मेजर करने के लिए हम वहां पे जाके अपना मल्टीमीटर ले जाके तो खड़े होके मेजर कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई करंट है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है ना। तो वहां पे हम लगाते हैं एक ट्रांसफार्मर, जो कि जो भी लाइन में जो भी करंट आ रही है उसको क्या कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है, ठीक। तो स्टेप डाउन कर देता है, और जो भी मेरा सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ, उसको कितना स्टेप डाउन हुआ या उस करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो कितना है वो उसको पता होता है ना। तो अब वो क्या करता है, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग वहां पे आपको डिस्प्ले पे शो कर देता है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, इसमें 100 एम्पियर की करंट आ रही है ना। तो 100 एम्पियर को मेजर करना बहुत कठिन है, तो यहाँ पे हमने एक CT लगा दिया।
अब ये CT 100 एम्पियर को क्या करेगा, 2 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा। ये 2 एम्पियर मेरे सिस्टम में जहां पे डिस्प्ले है वहां पे जाएगा। अब वो डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले को पता है कि मेरे CT का रेशियो कितना है, तो ये 2 एम्पियर को यहाँ पे शो करेगा कितना, 100 एम्पियर, है ना। तो जैसे जैसे ये मान लो 100 एम्पियर 200 एम्पियर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। तो इसको पता चल जाएगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कि भैया 100 एम्पियर आ रहा है ना। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया किसमें, रिले में, CT का काम क्या है ना। तो उसी तरह CT और PT का काम यहाँ पे आपको लिखा गया है कि CT कैसे काम करेगा, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। PT क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, सपोज अ करंट ट्रांसफार्मर रेटेड एट 100/5 एम्पियर, तो 100 को 5 एम्पियर में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इज कनेक्टेड इन अ लाइन टू मेजर करंट। इफ द करंट इन द लाइन इज 100 एम्पियर देन करंट इन द सेकेंडरी विल बी 5 एम्पियर। कॉमन सी बात है ना। सिमिलरली इफ द करंट इन द लाइन इज 50 एम्पियर देन CT विल शो only 2.5 एम्पियर। Thus the CT under consideration will step down the line current by the factor of 20, है ना। तो ये फैक्टर उसको पता होता है जो भी डिस्प्ले वहां पे कर रहा है। तो हम वहां से पता कर सकते हैं कि कितनी करंट आ रही है। ज्यादा करंट आ रही है तो हमको सिस्टम को ऑफ करना है, या रिले मेरा एनर्जाइज हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर को बता देगा कि भैया सर्किट ऑफ कर दो। उसी तरह PT का भी काम है ना। 66 kV की लाइन आ रही है, अब 66 kV हम कैसे मेजर करें भाई, वहां पे मल्टीमीटर ले जाके तो मेजर कर नहीं सकते, तो वहां पे हम लगाते हैं क्या, PT, जो 66 kV को कन्वर्ट करके देगा कितना, 110 वोल्ट में, है ना। नेक्स्ट, तो यही उसका यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। ये मेरा CT है, ये एक मेरी लाइन है, उसमें CT लगा दिया गया, और यहाँ पे एक एमीटर है जो कि करंट को मेजर कर ले रहा है ना। तो CT जैसे कोई भी ट्रांसफार्मर है तो उसकी 2 चीजें होती है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे जो करंट आ रही है, जो मेरे लाइन में करंट आ रही है, वही क्या है, प्राइमरी करंट है, और इसके ऊपर जो कॉइल लगाई गई है उस कॉइल में जो करंट जाएगी वो क्या है, सेकेंडरी करंट है। ऐसे मेरा CT जो है वो काम करता है। नेक्स्ट, किसको कहाँ पे लगाते हैं, है ना। तो CT और PT कैसे लगाया जाता है, तो PT के लिए मान लो ये 13 kV की लाइन है, तो 13 kV का दोनों पॉइंट चाहिए हमको, है ना, उसके प्राइमरी के लिए। PT एक सिंपल ट्रांसफार्मर है जो हम जानते हैं कि प्राइमरी साइड होता है, एक उसका सेकेंडरी साइड होता है। प्राइमरी में लाइन देने के लिए दोनों का पॉइंट चाहिए, है ना। तो ये PT क्या करेगा, उसी तरह वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा। ट्रांसफार्मर के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उतना डीप डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह अगर CT है, लाइन में करंट पता करनी है, तो वहां पे एक कॉइल लगा देंगे, ये CT यहाँ पे मेजर कर लेगा, ठीक है। तो CT और PT का पोजीशन कहाँ पे होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें, ठीक। दिखता कैसा है, आप अगर सब स्टेशन में कभी गए और आपको पता करना है कि CT कैसा दिखता है, तो ये है उसका CT का डायग्राम, है ना। ये मेरा हो गया PT का, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या, पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। और नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्या, पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या है, सिंपल जो भी हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा है वही इसकी वर्किंग है। बस यहाँ पे देखना है कि और क्या क्या डिवाइसेस जो है वो ट्रांसफार्मर के साथ लगी होती है। सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स ही नहीं होती है, ट्रांसफार्मर के साथ बहुत सारी चीजें उसके साथ लगी होती हैं, जो कि अगर हम सब स्टेशन में जाते हैं तो उसको पहचानना जरूरी है। तो अगर एक ट्रांसफार्मर है तो सबसे पहले तो उसकी अंदर में अपनी क्या होगी, कॉइल होगी, ऊपर में एक बुशिंग्स लगी होगी, ठीक। उसके साथ CT PT जो भी हमको मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइसेस लगानी है वो लगी होंगी। साथ ही साथ वहां पे एक रेडिएटर होगा, ठीक, जिसमें मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर में क्या अंदर में क्या होता है, कूलिंग के लिए अंदर भरा होता है क्या, ऑयल। तो वो ऑयल गर्म होके रेडिएटर में पहुंचता है, और रेडिएटर उसको क्या करता है, हवा में लाके उसको ठंडा करता है। तो कूलिंग के बारे में हम आगे देखते हैं एक बार फिर से। उसके बाद एक कंजर्वेटर टैंक होता है जिसके बीच में एक लगा होता है क्या, बुकॉल्स रिले, ठीक। और उसी कंजर्वेटर टैंक से एक पाइप निकलती है जिसके साथ लगा होता है क्या, ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या है कि जो भी मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में उसको अंदर ना जाने दे, ठीक। तो वहां पे ब्रीदर क्या करता है, उसमें सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल जो क्या करता है, सिलिका जेल भाई मेरा सिलिका जेल एक तरह का पत्थर टाइप का
मटेरियल होगा जो कि एक बॉक्स के अंदर भरा होगा, और उस सिलिका जेल क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और अंदर में जाने नहीं देगा। ओके, जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको खींच लेगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं कि इसमें अंदर क्या है, उसकी अपनी एक स्टील बॉडी है, उसका कोर है, कोर वाइंडिंग है, कंजर्वेटर है, ब्रीदर है, थर्मोमीटर है जो कि वहाँ पे क्या करेगा, टेम्परेचर को मेजर करेगा, वेंट पाइप होती है, वॉल्व्स होते हैं, बुकॉल्स रिले होता है, टैप चेंजिंग स्विच होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें जो है वो ट्रांसफार्मर के साथ लगी होती हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर देखोगे ठीक से तो वहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिखेंगी, है ना। अब बात करें अगर ट्रांसफार्मर के कूलिंग के बारे में, कि ट्रांसफार्मर में जो भी हीट पैदा होती है उसको कूल कैसे करते हैं, तो इसके 4 तरीके हैं। ट्रांसफार्मर को कूल करने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक पहला है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। क्या? ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल मतलब जो नेचुरली जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी मेरा टेम्परेचर है उससे क्या करना, ऑयल को मतलब यह ट्रांसफार्मर को ठंडा कर देना। तो यहाँ पे जो भी ये रेडिएटर होता है, जब भी मेरा ऑयल जो है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल है वो गर्म होगा तो वो रेडिएटर में पहुंचेगा, और रेडिएटर जो है वो कहाँ पे है, मेरा एयर में है। ठीक है, और अंदर में और भी क्या प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है। वो ऑयल जल्दी गर्म नहीं होगी तो वो हो गई क्या, ऑयल नेचुरल। अब अगर गर्म हो भी गई तो वो किस में पहुंच जाएगी, रेडिएटर में पहुंच जाएगी। गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी और वो रेडिएटर में पहुंच जाएगी या कंजर्वेटर टैंक में पहुंच जाएगी। तो जब वो इसमें रेडिएटर में पहुंचेगी तब रेडिएटर कहाँ पे प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। तो रेडिएटर बाहर की तरफ एक ऐसे से स्लाइड करके लगा होगा ट्रांसफार्मर में, देखना अगर ध्यान से दिखोगे तो मिलेगा तुमको। तो ये क्या होगा, जैसे ये बाहर पहुंचेगा तो वो एयर उसको क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। नेक्स्ट है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, तो ऑयल तो भाई है ही, मतलब ऑयल जल्दी गर्म नहीं होगी इसलिए वो क्या होगी, ऑयल नेचुरल। अब एयर फोर्स्ड, अगर बहुत ज्यादा केवी का ट्रांसफार्मर है तो बाहर में रेडिएटर के साथ क्या लगा होता है, फैन लगा होता है। ठीक, तो ये जैसे ये रेडिएटर में पहुंचेगी ये फैन उस ऑयल को क्या करेगा, ठंडा कर देगा। ठीक, ये फैन से हवा जाएगी और हवा से वो ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स्ड। ऑयल फोर्स्ड एंड एयर फोर्स्ड। तो ऑयल फोर्स में क्या होता है कि वहां पे एक पंप लगाया जाता है, ठीक, जो कि अगर मान लो तेल या जो भी मेरा ट्रांसफार्मर है वो गर्म हो गया, मान लो उसकी वाइंडिंग्स गर्म हो गई, तो वो वाइंडिंग किसको गर्म करेंगी, उसके अंदर प्रेजेंट ऑयल को गर्म करेंगी। तो ऑयल गर्म होगा तो वो पंप के थ्रू, पंप क्या कर देगा, पंपिंग करना स्टार्ट करेगा और वो रेडिएटर में भेजेगा, है ना। ऑयल को क्या करेगा, रेडिएटर में भेजेगा, रेडिएटर में भेजेगा तो ये ऑयल का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ऑयल जैसे यहां पहुंचा ये फैन उसको ठंडा कर दिया, है ना। तो ये क्या है, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड। ठीक, नेक्स्ट है मेरा ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। क्या, ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। अब क्या होगा, ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स में फैन की जगह यूज करते हैं हम वाटर। तो ये क्या है, मेरी ऑयल की पाइप है, ये पूरी क्या है, ऑयल की पाइप है। इसमें पंप के थ्रू ऑयल जाएगा। अब ये वाटर इसमें आएगा और वो पाइप के ऊपर वाटर घूमेगा। ठीक है, तो जो भी हीट का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा। तो ये हीट, जो भी ऑयल की हीट है वो वाटर को दे देगा और फिर वाटर इनलेट से आउटलेट की तरफ निकल जाएगा। तो ये है क्या मेरा, तो 4 तरह के तरीके हैं। पहला क्या है, ONAN, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। दूसरा है क्या, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। तीसरा है क्या, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स। चौथा है क्या, ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। ठीक, ये 4 तरीके हैं ट्रांसफार्मर को ठंडे करने के। तो ये आप सब स्टेशन में जनरली देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट है लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये कैसा दिखता है, एक तरह तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आप ये वहां पे देख सकते हो, जब भी आप सब स्टेशन में जाओगे तो ये आप देख सकते हो कि लाइटनिंग अरेस्टर मेरा कैसा दिखता है। ये है इसका डायग्राम। यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में पहले हमने डिस्कशन कर लिया। यहाँ पे उसका डेफिनेशन है। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, लाइटनिंग अरेस्टर डाइवर्ट्स द एबनॉर्मल हाई वोल्टेज टू द ग्राउंड विदाउट अफेक्टिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई, है ना। अब मान लो कि लाइटनिंग हुई, तो लाइटनिंग सब स्टेशन में गिरी, तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और तुरंत उसको ग्राउंड कर देगा। ठीक, तो उससे क्या होगा कि वो जो भी लाइटनिंग आई वो आगे सिस्टम में नहीं जाएगी, वो लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू नीचे ग्राउंड में चली जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं वेव ट्रैप। तो ऐसा कुछ इक्विपमेंट आप जब सब स्टेशन में जाओगे तो आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं क्या, वेव ट्रैप।
अब जनरली जो भी मेरा सब स्टेशन है या पावर लाइन है वो लोग जो भी पावर कम्युनिकेशन करियर कम्युनिकेशन है या BSNL है, MTNL है, इन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनकी अपनी कम्युनिकेशन लाइन होती है जो कि वेव ट्रैप के द्वारा काम करती है। वेव ट्रैप क्या करता है कि हमारे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडिया में, 50 हर्ट्ज है ना। तो वेव ट्रैप सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को जाने देता है और हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। अब मान लो जो भी लाइन आई उसकी फ्रीक्वेंसी में उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, है ना। उसमें हमने एक पावर फ्रीक्वेंसी भी भेज दी। जो हम बात करते हैं या हम कम्युनिकेशन जो करते हैं, कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में होती है ना। तो वो फ्रीक्वेंसी हमने उस लाइन में छोड़ दी। अब वेव ट्रैप क्या करेगा कि जैसे सब स्टेशन में वो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी उस वायर्स के थ्रू, अब वो उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। और सिर्फ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ने देगा, ठीक। तो जब वो एब्जॉर्ब करेगा, उस एब्जॉर्प्शन को भेज दिया जाएगा कहाँ, पावर लाइन में, कम्युनिकेशन लाइन में, है ना। कम्युनिकेशन लाइन उसको कन्वर्ट करके आपको आवाज में सुना देगा। तो आप ऐसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वेव ट्रैप किस लिए यूज होता है? वेव ट्रैप कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बोलेंगे वेव ट्रैप यूज होता है पावर करियर कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए? पावर करियर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक। तो जनरली जो भी पावर लाइन वाले होते हैं वो लोग कम्युनिकेशन वालों पे डिपेंड नहीं करते हैं। उनकी अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिससे वो कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह बातें करना या कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना, है ना। तो वेव ट्रैप का काम यही है कि वो लो फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज को आगे जाने देता है और हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। जिससे हम वॉइस, डाटा, कम्युनिकेशन सिग्नल एक जगह से, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन में भेज सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। आप इसकी ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस नोट डाउन कर लें कि वेव ट्रैप क्या है। यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स हैं इक्विपमेंट्स के जो भी आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगे। ये है बस बार, उसके बाद इसको आप नोट डाउन करें अच्छे से अपने कॉपी में कि इन सिंबल कैसे दिखते हैं, किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। ये कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, ठीक। ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट थोड़ा हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेशन है उनकी SLD कैसी होती है, ठीक। सिंगल लाइन डायग्राम कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये SLD पढ़ना हर एक इंजीनियर को आनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आपको ये SLD पढ़ना आनी चाहिए कि इसमें क्या काम हो रहा है। तो सबसे पहले SLD में हम देखते हैं कि लाइन कहाँ से आ रही है। तो ये जो SLD जो हम दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे या देख रहे हैं वो है 11/400 kV के सब स्टेशन की, है ना। तो यहाँ देखो, ये 11 kV की लाइन आई, उसके साथ एक आइसोलेटर लगा दिया गया कि भाई अंदर कहीं मेंटेनेंस करना है तो ये आइसोलेटर हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, है ना। अब ये लाइन आई, आइसोलेटर के बाद लगा क्या, लाइटनिंग अरेस्टर, फिर 11 kV का आउटपुट केबल बॉक्स, फिर ये लाइन आगे बढ़ी, यहाँ पे मीटरिंग CT और PT लगा दिया गया जिससे आप मीटर कर पाओगे कि कितनी करंट और कितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक 11 kV का 3 कोर हाई टेंशन ऑयल सर्किट ब्रेकर लगा है। 11 kV का ऑयल सर्किट ब्रेकर लगा है और ये 3 कोर हाई टेंशन केबल है। क्या है? 3 कोर हाई टेंशन केबल है ना। अब ये एंटर किया किसमें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, जो कि 11 kV को 400 वोल्ट में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर बैंक भी लगा हुआ है। ये कैपेसिटर बैंक का काम है पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट करना। क्या करना? पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट करना। उसके बाद एक LT सर्किट ब्रेकर लगा है, ठीक है। ये 750 एम्पियर को कैरी कर सकता है। ये एक क्या है, लो टेंशन सर्किट ब्रेकर है, ठीक। दोनों साइड एक एक सर्किट ब्रेकर लगा दिए गए ट्रांसफार्मर के दोनों साइड। उसके बाद ये पावर फिर नीचे उतर रहा है। अब ये एक बस बार है, लो टेंशन बस बार है, जिससे अलग अलग फीडर पावर ले सकते हैं, है ना। 400 वोल्ट वाले जो भी फीडर्स हैं वो पावर ले सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी रेटिंग लिखी गई है ना। 100 एम्पियर का कोई फीडर है, कोई 200 एम्पियर का फीडर है, कोई 400 एम्पियर का फीडर है, कोई 63 एम्पियर का फीडर, जहां जिसको जितनी जरूरत है वहां भेज दिया गया है ना। ये LT स्विच है, यहां से हम ऑन करेंगे तो वहां पावर चला जाएगा, है ना। ये बहुत सिंपल, 11 kV/400 kV। नेक्स्ट देखते हैं
33 kV का सब स्टेशन, 33 kV। फिर हम जब भी हम सब स्टेशन देखने जाएंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि लाइन कहाँ से इन कर रही है ना। तो जैसे लाइन यहाँ पे 33 kV की इनकमिंग लाइन है, फिर एक आइसोलेटर, फिर एक 33 kV का OCB मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर, फिर एक CT लगाया गया है जो कि वहाँ पे क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा, फिर एक लाइटनिंग अरेस्टर है ना। सिंबल कभी कभी कहीं कहीं चेंज होता है, तो उतना सिंबल पे बस देख लें कि सिंबल किस चीज़ का है। तो उसके बाद क्या हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर के बाद आइसोलेटर लगाया गया है, फिर ट्रांसफार्मर लगाया गया है ना। आइसोलेटर तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हमको अगर मेंटेनेंस करनी है, ट्रांसफार्मर को अगर पूरा लाइन से हटाना है तो आइसोलेटर को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, है ना। अब ये ट्रांसफार्मर देख लो, उसकी अपनी रेटिंग लिखी गई है 33 kV में कैसा ट्रांसफार्मर लगता है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता है ना। अब ये ट्रांसफार्मर की 2 लाइन आई यहां से, ठीक। मान लो इस लाइन को हम अगर फॉलो करते हैं, ये लाइन यहां से, ये क्या होगा, ट्रांसफार्मर ने क्या किया, 33 को 11 kV में कन्वर्ट कर दिया। अब ये लाइन सीधे पहुंची एक बस बार नंबर 1 में, बस बार में जाके क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। बस बार में क्या काम है, जहां पे इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन दोनों जाके कनेक्ट होती हैं, जाके क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। अब ये अलग अलग फीडर को पावर सेंड कर देगा यहां से, है ना, जिसको जितनी जहां पे जरूरत है। तो सबका अपना अपना अलग अलग रेटिंग लिखा गया है, वहां पे एक CT लगाया गया है कि वहां पे हम करंट मेजर कर सके कि कितना करंट वहां पे जा रहा है। उसी तरह दूसरे ट्रांसफार्मर से भी क्या किया गया, बस बार नंबर 2 में कनेक्ट कर दिया गया। तो ये है इतना, ठीक। ये है 66 kV का सब स्टेशन, ठीक। तो 66 kV सब स्टेशन में भी सिंपल वही है, सबसे पहले चेक करेंगे कि इनकमिंग कहाँ पे है ना। तो इनकमिंग है यहाँ पे 66 kV का इनकमिंग। ये क्या कर रहा है, ये आगे बढ़ा, ये अर्थ स्विच लगाया गया है, जैसी जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट पड़ती है वैसे वैसे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। यहाँ एक लाइटनिंग अरेस्टर, फिर ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, 66 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर रहा। अब ये 11 kV जैसे कन्वर्ट हुआ, ये दूसरे बस बार में जाके यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ जैसे कन्वर्ट हो रहा, ये अलग अलग बस बार में पहुंच गया। तो यहाँ पे ये इनकमिंग लाइन और ये उसकी अलग अलग आउटगोइंग लाइन, जो कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसी आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तो वहाँ पे एक कैपेसिटर बैंक भी लगाया गया है कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट किया जा सके। उसी तरह यहाँ पे देखिए 66 kV का सब स्टेशन है, तो वहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर लगे होंगे। एक जो होगा वो 66 को 11 में कन्वर्ट करेगा, एक होगा जो 66 को 33 में कन्वर्ट करेगा। तो 33 kV का भी यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। अब यही ये आगे बढ़ के फिर अलग बस बार में चला जाएगा, जहाँ से हम 33 kV पावर को अलग अलग जगह पे क्या करेंगे, सेंड करेंगे, है ना। तो ये हो गया मेरा क्या, 66 kV का सब स्टेशन। तो ये जो चैप्टर है ये यहीं पे खत्म हुआ, और इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें, खासकर SLDs को अच्छे से बनाएं कि हम समझ सके कि कैसे ड्राइंग की जाती है इलेक्ट्रिकल में और कैसे हर चीज को शो किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।